नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में हिंसा का दौर थम चुका है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग से खौफ का साया छटा नहीं है। खबरदार में आज हम आपको दंगा के पीड़ितों की जुबानी दंगों की चश्मदीद गवाहियां सुनाएंगे। ऐसे ही एक चश्मदीद गवाह हैं दिल्ली के एक हिंसाग्रस्त इलाके गोकुलपुरी के एसीपी अनुज कुमार, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए दंगाइयों की भीड़ का डटकर सामना किया और अपने साथियों की जान बचाते हुए खुद भी दंगाइयों का शिकार हो गए। एसीपी अनुज कुमार 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में तैनात थे, जब वहां हिंसा भड़की। अनुज कुमार के साथ डीसीपी अमित शर्मा भी दंगाइयों का शिकार बने और हेड कांस्टेबल रतनलाल दंगाइयों की गोली का शिकार होकर शहीद हो गए। एसीपी अनुज कुमार 3 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आए हैं, लेकिन 24 फरवरी का वो खौफनाक मंजर वो भूल नहीं पा रहे। एसीपी अनुज ने आज तक के कैमरे पर 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में हुए दंगों की जो आप बीती सुनाई है, उसे सुनकर कोई भी सभ्य इंसान खुद को शर्मिंदा महसूस करेगा। चौबीस फरवरी का वो खौफनाक मंजर दिल्ली पुलिस के एसीपी अनुज कुमार की आंखों के सामने आज भी घूम रहा है, जब चांदबाग के इलाके में वो और उनकी पूरी टीम खून के प्यासे दंगाइयों के बीच घिर गई थी। 24 तारीख की सुबह 11:30-12 बजे के आसपास का वाकया है। उस वक्त हमारी पोजीशन, मेरी, डीसीपी सर की, रतन की, बेसिकली जो ऑफिस स्टाफ है, थोड़ा बहुत लोकल पुलिस पर्सनल और 2 कंपनीज हमारे साथ में थी। उस वक्त हम उसी पॉइंट पर चांदबाग मजार से तकरीबन 80-100 मीटर आगे उसी पॉइंट पर मौजूद थे। 23 तारीख को वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने जो वजीराबाद रोड है उसको जाम कर दिया था, जिसको काफ़ी मशक्क़त के बाद देर रात में खुलवाया गया था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास डायरेक्शंस यही थी कि ये रोड को क्लियर रखेंगे, जो भी किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट है या जो भी है वो अपने सर्विस रोड तक कन्फाइन रहेगा। 24 फरवरी को एसीपी अनुज कुमार और उनकी टीम चांदबाग इलाके में ड्यूटी पर थी, जब दंगाइयों की भीड़ मेन वजीराबाद रोड पर आकर उत्पात मचाने के लिए मचल रही थी। एसीपी अनुज कुमार बताते हैं कि एक अफवाह उड़ी जिसने हिंसा की आग में घी डालने का काम किया। आई थिंक इस तरीके की र्यूमर मॉन्गरिंग हुई है कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं, बच्चे मारे गए हैं। मे बी शायद इस वजह से बिल्डअप और एक्सेलरेट हो गया। तो जितनी भी पब्लिक थी, जो क्राउड थी, वो सर्विस रोड में आकर इकट्ठा हो गई। फोर्स भी उनको काउंटर करने के लिए थोड़ा सा स्प्रेड होगी, बट वो थिनली स्प्रेड हो गई और हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम था। हार्डली 15 से 20 मीटर का डिस्टेंस था। हमारे पीछे जो डिवाइडर हो वो एज अ वॉल काम कर रहा था। अनायास ही किसी ने शायद पहला पत्थर चलाया हो। हम ये बताना चाहूँगा कि वो सर्विस रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल था, काफ़ी सारे पत्थर वगैरह। और इन फ्लैश अगर देखते हैं तो लोगों के पास जो है बेलचे, कुदालें और फावड़े वगैरह भी दिखे। तो एक बार पत्थरबाजी जैसे ही स्टार्ट हुई तो वो इतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि वो हावी हो गए, और चूंकि डिस्टेंस कम था तो हम दोनों के बीच ये टीयर गैस वगैरह भी उतनी इफेक्टिव नहीं रही। इससे पहले कि कोई पुलिस वाला कुछ समझ पाता, हजारों दंगाइयों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। एसीपी अनुज कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा को लहूलुहान हालत में देखा तो कुछ देर के लिए तो वो भी अपने होश खो बैठे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान पर खेलकर घायल डीसीपी की जान बचाई। 5-10 मिनट में थोड़ा सा एकदम कॉन्शियसनेस रिगेन करी तो सबसे पहला जो मेरा ध्यान था वो डीसीपी सर को लेकर था। सर कहाँ पर है? सर को देखने लगी तो सर एक डिवाइडर के पास, सर के काफ़ी चोट थी, उनके मुंह से खून आ रहा था, सर अनकॉन्शियस थे। तो तब जो है हम भी थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा होपलेस हो गए। लेकिन सर को लेकर वहाँ से पहली चीज़ जो माइंड में आई थी वही थी कि सर को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना है, ये भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो चुकी है। हम सड़क पर सीधे चलने की बजाय हम यमुना विहार की तरफ भागे। अगर हम सीधे जाते तो मे भी शायद हम भी लिंच हो जाते। फिर फायरिंग वाली जो बात थी उसमें एक तकरीबन 50-60 लोगों का स्प्रिंटर ग्रुप सर के पास, सर से हार्डली 10 मीटर दूर था, 15 मीटर दूर, जिनके हाथ में पत्थर थे और
वो उग्र था और उनके पीछे बहुत सारी भीड़ थी। उस वक्त अगर हम फायरिंग करते तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी ये थी कि या तो कोई महिलाएं वगैरह वो उसके चपेटे में आ जाती या फिर भीड़ डिस्पर्स ना होके और उग्र होकर हम पर टूट पड़ती और एक स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी थी कि हम सारे वहाँ लिंच हो जाते। सर को जब हम फेंस के ऊपर चढ़ा रहे थे, उधर कर रहे थे, तो भीड़ बहुत पास आ गई थी। वो लगातार पत्थरबाजी कर रही थी, तो वो मेरा हेलमेट जो है टूट गया। मेरा हेलमेट जो है मेरे सर के अंदर लगा है, घुसा है। एसीपी अनुज कुमार जिस दिन, जिस जगह और जिस वक्त की कहानी बयां कर रहे हैं, वो वही दिन, वही जगह और वही वक्त था जब दंगाइयों की गोली से हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हुए। एसीपी अनुज शर्मा उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। वहाँ पहुंचे हैं तो पहले हमने एक घर से थोड़ा सा मदद मांगी। उन्होंने बताया कि 20 मीटर दूर ही मेरा जो स्टाफ था, रतन 10 मीटर छिटक गया था मुझसे, उसकी इंजरी थी तो उसको स्टाफ ऑलरेडी लेकर उसमें मोहन नर्सिंग होम में चला गया था। पहले ही चला गया था जब वो हमसे पहले चला गया था। और जब सर को लेकर हम पहुंचे तो सर की और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो दोनों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और भीड़ भी फिर धीरे धीरे और इकट्ठा आनी शुरू हो गई। पूरी वजीराबाद रोड पर भीड़ आ गई थी। तो फिर हमारा यही था कि पहले सर को लेकर और रतन को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना है, कि उन्होंने ये भी असरटेन कर लिया था कि भाई इस नर्सिंग होम में घुसे हैं और वो बाकी जो दंगाई थे उनको कॉल अप कर रहे थे। तो जो उसका एग्जिट गेट है वहाँ पर हमने एक प्राइवेट व्हीकल रुकाया, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ थी वो काफ़ी आगे फंसी हुई थी, वो हम उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उसमें सर को, जो डीसीपी शाहदरा अमित सर हैं, सर को और रतन को दोनों को डाला। पहले मैक्स के लिए निकले, मगर मैक्स के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, तो फिर हम जीटीबी के लिए मुड़ गए। प्राइवेट गाड़ी में हुए? एक प्राइवेट गाड़ी में उसने हमारी काफ़ी हेल्प करी और जो है काफ़ी तेज़ी से वाया सर्विस रोड ही, क्योंकि जो वजीराबाद रोड है वो ऑलरेडी घिरी हुई थी, तो हम वाया सर्विस रोड ही जितना डिस्टेंस कवर कर सकते थे वो किया और काफ़ी आगे जाके हम मेन रोड पर आए। फिर जब जीटीबी पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत, मैं ये कहूँगा, डॉक्टरों ने काफ़ी एफर्ट्स किए, मगर वो रतन को रिससिटेट नहीं कर पाए। मेरे साथ हार्डली 200 लोग होंगे, रेशो और डिस्टेंस बहुत कम था, वो एक मेजर फैक्टर था। सब लोग 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे उग्र भीड़ हमारे आगे खड़ी थी और वो एक लाइन में स्प्रेड हो गए थे, तो इस वजह से रेशो बहुत ज़्यादा था। और भीड़ अराउंड कितने होंगे अंदाजन? भीड़ कम से कम 25 से 30 हज़ार और पीक पर आराम से 40 हज़ार तक पहुंच गई होगी। अनुज कुमार दिल्ली के दंगों के सिर्फ चश्मदीद गवाह ही नहीं है, बल्कि पीड़ित भी है, जिन्होंने दंगाइयों की आंखों में उतरा खून अपनी आंखों से देखा था। वो बताते हैं कि अगर वो डीसीपी और रतनलाल को नर्सिंग होम से लेकर नहीं निकलते तो शायद ये कहानी नहीं सुना रहे होते। पत्थरबाजी लगातार हो रही थी और बाद में जो मुझे पता चला, हालांकि मैंने पर्सनली नहीं देखा, कि जो मोहन नर्सिंग होम है, मेरे स्टाफ ने मुझको बताया कि उसमें वो भी पूरा तोड़फोड़ दिया और उसमें भी आग लगा दी। वो इसी वजह से, क्योंकि उनको ये था कि अंदाजा कि आप लोग समवेयर यही था, क्योंकि वहाँ पे जो दंगाइयाँ तब इकट्ठे हो रहे थे जब हम उसमें, मेरे अलावा हम 3-4 के अलावा और भी कुछ 5-6 पुलिस पर्सनल ऑलरेडी थे जो एज अ फर्स्ट एड ले रहे थे। भी शायद उनको ये लगा कि यहाँ पर कोई लोग पुलिस पर्सनल इलाज करा रहे हैं, तो मैं भी शायद इसलिए उसको। सलाम है ऐसे पुलिस वालों को जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं, और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो बहकावे में आकर एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। डीसीपी को निकालना, अपने ऑफिसर को निकालना और वहां से मूव होना, ये अपने आप में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो शो करता है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए इनकी चोटें ठीक होंगी, अमित शर्मा की भी चोटें ठीक होंगी और पुलिस इस मामले में दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरामैन विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये एसीपी अनुज कुमार जैसे पुलिस वालों का जज्बा ही है जिन्होंने दिल्ली में दंगों की आग के बीच अपनी जान से ज्यादा अपनी ड्यूटी को तवज्जो दी। ऐसे ही एक और पुलिसकर्मी है दीपक दहिया, जो दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए खुद पिस्तौल लहराते दंगाई के सामने आकर खड़े हो गए। दिल्ली के दंगों की ये तस्वीर कोई भूल नहीं सकता, जब शाहरुख नाम का ये दंगाई गोलियां चलाते हुए एक पुलिस वाले के सामने आया और उनके ऊपर पिस्तौल तान दी। वो पुलिसकर्मी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल दीपक दहिया ही थे। दंगाइयों ने उनको निशाना बनाकर एक गोली भी चलाई, लेकिन दीपक पूरी निडरता से उस दंगाई के सामने डटे रहे।
हेड कांस्टेबल दीपक दहिया अब पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने आज तक के कैमरे पर उस क्षण की पूरी कहानी बयां की है। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई और सोमवार के दिन जाफराबाद इलाके में एक शख्स था जो पिस्तौल तानकर एक पुलिसकर्मी के सामने आ गया था। वो पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम दीपक दहिया है, हेड कांस्टेबल हैं। दीपक, क्या हालात थे, पूरा बताइए। जी सर, मौजपुर दुर्गा माता मंदिर के पास हमारी ड्यूटी लगी थी। वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था सर, और उसके अपोजिट जाफराबाद साइड से कुछ बंदे वो हाथ हिला रहे थे और प्रदर्शन वो कर रहे थे सर। तो इन लोगों को लगा कि वहाँ से मतलब आमने सामने हो गई थी सर पार्टियाँ, तो इधर से भी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। हम उनको समझाने लगे, रोकने लगे, तो बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे निकल गए थे सर। तो फिर पत्थरबाजी एकदम से शुरू हो गई, हालात एकदम से बिगड़ने लगे। तो हम उनको समझाने लगे थे। ऐसे अचानक से आवाज़ सुनाई दी गोली चलने की, तो मैं दूसरी साइड गया तो एक लड़का फायर करते हुए आ रहा था सर, और पब्लिक आगे आगे भाग रही थी। फिर मैं बीच में खड़ा हो गया। फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि किसी को गोली ना लग जाए, इसीलिए इसको थोड़ा सा अपनी तरफ इसका ध्यान करने की कोशिश की मैंने। उसको बोला कि गोली ना चलाए, नहीं तो हम तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर वो उसका ध्यान मेरी तरफ खिंचा और वो मेरी तरफ भागता हुआ आया और उसने एक फायर किया सर। उसके बाद वो मैंने उसको दोबारा बोला कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी मिलेगा तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर वो वापस एक फायर और करके फिर वो वापस चला गया सर। तो वहां से भाग गया था वो? जी जी सर। तो उसने जो फायर किए थे वो दोनों आपके ऊपर किए थे फायर? सर एक फायर हुआ था सर, जो उसने किया था वो नियरली 9 या 10 मीटर से किया था, और उसके बाद दूसरा फायर मेरे ऊपर नहीं किया सर। जब तो मैंने उस समय आपने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी जब ये? जी जी सर पहनी हुई थी, तो मतलब आपके सीधा हिट भी किया था फायर, बुलेट प्रूफ पर आया था? नहीं सर, कोई ऐसा फायर उस पर लगा नहीं सर। अच्छा, मतलब वो साइड से मिस शॉट था सर। मिस शॉट हो गया मिस था। तो उसके बाद वो कहाँ की तरफ भागे था? उस तरफ जाफराबाद की तरफ? सर वापस अपने जहाँ इकट्ठे थे उनके लोग, वो सभी वहीं इकट्ठे हुए। तो कोई वो अकेला था या पीछे भी कुछ? नहीं, पीछे आ रहे थे सर, काफी बंदे पत्थर फेंकते हुए आ रहे थे। उसे पकड़ने का भी टाइम नहीं मिला सर, क्योंकि काफी पत्थर बरसने लग गए थे। तो उसने कितने फायर किए जब वो आपके पास बढ़ा, आपकी तरफ बढ़ा? मेरे जश्न नजदीक आने के बाद तो सर उसने 9-10 मीटर से एक फायर किया था, जो मिस शॉट हुआ। जो मिस शॉट हुआ। दूसरा फायर उसने सर राइट साइड में कर दिया था, दो रोड के दूसरी तरफ वाले बंदों पर। अच्छा। जो जिसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी। जी सर। तो उसके बाद वो एकदम वहां से फरार हो गया था कुछ? हाँ सर, वापस फिर आराम से वो भी वापस चला गया और पत्थर आने लगे, तो सर मैं भी अपने आप को बचाते हुए थोड़ा पीछे हट गया सर। तो देखिए, दीपक दहिया ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया उस वक्त। कितने मिनट तक का ये पूरा रहा होगा वाकया, ये उसके आपके आमने सामने एनकाउंटर होने में, मतलब आमने उसके आने में? ये तो कुछ सेकंडों का ही था सर, कुछ सेकंडों। दीपक दहिया बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने एक तरह से कहा जाए ध्यान बांटा उसको ये तक कहा कि अगर वो गोली चला देगा तो उसके साथ उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसने, लेकिन उसके बावजूद उसने दुस्साहस किया, गोली चलाई, जो मिस शॉट हुआ। उसके बाद एक उसने फायर और किया, लेकिन काफी एक तरह से साइकोलॉजिकल उसको घेर लिया, जिससे कि वो वापस हो गया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल अब पुलिस तो कई टीमें लगी है उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन दीपक ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो घटना हो सकता है वो आगे की तरफ भी बढ़ सकता था। वो फायरिंग जो है वो कहीं भी कर सकता था इनडिस्क्रिमिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कैमरामैन विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली को दंगों की आग से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे थे, और दूसरी तरफ वो दंगाई थे जो उनकी जान लेने, उनके घर जलाने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे थे। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने बीएसएफ के जवान का घर जला दिया। वो जवान जो देश की सुरक्षा की खातिर ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात था। आज बीएसएफ के अधिकारियों ने अपने जवान के जले हुए घर का दौरा किया है और परिवार से उनका घर दोबारा बनवाकर देने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह है कि बीएसएफ जवान का घर तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन क्या उसका परिवार दंगे के उस खौफनाक मंजर को कभी भूल पाएगा? पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट। दिल्ली में हिंसा का दौर जरूर थम चुका है, लेकिन बर्बादी की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दंगों की आग जब भड़कती है तो किसी को नहीं छोड़ती। बर्बादी के इस मंजर के बीच खड़े ये लोग आज अपनी जिंदगी को दोबारा बसाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। दंगों की आग में बुरी तरह झुलसी खजूरी खास इलाके की गली नंबर 4 का हर बाशिंदा गवाह है उस दिन का, जब दंगाइयों की एक भीड़ गली में घुसी और 35 घरों को जलाकर गायब हो गई। इन्हीं जले हुए घरों में से एक घर है बीएसएफ के कांस्टेबल मोहम्मद अनीस का।
ये हालात हो रहे थे, ये हिंसा हो रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे, किस तरीके से हालात को आपने काबू किया? मैं छत पर था सर, हाँ, दूसरी मंजिल पे थे। परिवार में सब लोग थे उस वक्त की? नहीं, 5 परिवार थे। परिवार तो गाँव गया हुआ हमारा, 5 परिवार थे, सब यहीं घर में बंद थे। अंदर से दरवाजा लगा हुआ था, ऊपर से भी दरवाजा कोई लगा दिया था। तो जब इस गाड़ी में आग लगा ना, जब उसके बाद गाड़ी बुताने के लिए मैं छत पर गया, कोई खोला के बाद अपना पाइप भी ले गया, पानी भी ले गया, सब कुछ उससे ही दोनों गाड़ी बुताया। उसके बाद जो है ना वो फिर पुलिस वाला आया, तब निकाला है घर से हमारे। घेरा गए थे बिल्कुल साहब। उड़ीसा के नक्सली इलाके में तैनात अनीस के घर में हुई हिंसा के वक्त अनीस के पिता समेत 4 लोग थे, जिन्हें बीएसएफ और पुलिस की मदद से सुरक्षित निकाला गया। अनीस साल 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। अनीस की अप्रैल के महीने में शादी होने वाली थी, जिसके चलते उनकी मां, भाई और बहन बिहार गए हुए थे। लेकिन दंगों की आग ने शादी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। कपड़े का सारा दहेज वहेज जो जेवर वेवर था सब नहीं खत्म हो गया। यहाँ से यूँ भी नहीं निकाल पाए कि हम 10 रुपए भी निकालने, कुछ चाय भी पी लें बाहर, और एक लूबर और एक टी शर्ट मैंने कि बाहर जान बचा के जन किस तरीके से इधर उधर से कूद के फांद के वहाँ से हम निकले यहाँ से। अनीस ने 2013 में बीएसएफ में अपना करियर शुरू किया और करीब 3 साल जम्मू कश्मीर में सेवा दी। इस वक्त वो ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात हैं। लेकिन दिल्ली के दंगों में इतना सब हो जाने के बावजूद अनीस ने इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को नहीं दी। लेकिन जब ये बात बीएसएफ के अधिकारियों तक पहुंची तो वो खुद अनीस के घर गए और अपने जवान की मदद के लिए सामने आए। देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि हमारा बीएसएफ का जवान जो उड़ीसा में नक्सल एरिया में ड्यूटी कर रहा है, और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि साहब ऐसे ऐसे उसका घर इस इलाके में जला दिया गया है, तो इमीडिएटली हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमको पता करना चाहिए कि वो जवान पहले तो कहाँ ड्यूटी कर रहा है और उसके घर में कौन कौन है और उनको क्या नुकसान हुआ है। और इमीडिएटली हमने रात को ही हमारी पार्टियां भेज दी थी। हमारे सीनियर ऑफिसर यहाँ आगे थे। इनका जो घर है अब वो हमारी जिम्मेवारी है उसको ठीक करके देना, और इनको फाइनेंशियली भी मदद हम करेंगे हमारे डिपार्टमेंट से। हमारे जो वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर वेलफेयर में हमारे उस वेलफेयर के तहत हम इनका वेलफेयर करेंगे। बीएसएफ के आला अधिकारियों की ये इंसानियत बीएसएफ जवान अनीस के परिवार को मिले दंगे के दर्द का असर कम करने में जरूर अपनी भूमिका निभाएगी। अनीस का घर दोबारा बन जाएगा, लेकिन अपने घर की ये हालत और दंगे का वो खौफनाक मंजर बीएसएफ जवान का ये परिवार शायद ही कभी भूल पाए। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। हैवान का डर नहीं लगता अब मुझे, कुछ रोज मैंने इंसानी कहर देखा है। दिल्ली में दंगों की आग जरूर बुझ गई है, लेकिन जिन लोगों ने इन दंगों का हर्जाना भरा है, उनके दिलों में जो आग जल रही है वो रह रहकर आंसुओं का सैलाब बनकर धधक रही है। दिल्ली के दंगों की दर्दनाक चश्मदीद गवाहियों में अगली गवाही शिव विहार इलाके में उस बुजुर्ग दंपति की है, जिन्होंने अपने घर को दंगे की आग में जलते झुलसते देखा है। उस घर को जिसे उन्होंने जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर बसाया था। टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। गाँव की जमीन जायदाद लेके मेरे की बड़ैया बनाई, हमको चुना दो। दिल्ली के दंगों ने इस बुजुर्ग दंपत्ति को जो दर्द दिया है, बशीर बद्र का ये शेर उसे बयां कर रहा है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पेट काट काट कर, पाई पाई जोड़कर जिस घर को बनाने में पूरी उम्र गुजार दी, दंगाइयों ने उस घर को जलाकर खाक कर दिया। बूढ़ी आंखों ने हिंसा का जो मंजर देखा, जब ये बुजुर्ग महिला उस मनहूस दिन को याद करती हैं जब दंगाइयों की भीड़ ने
उनके घर पर हमला बोला तो फूट फूट कर रोने लगती हैं, रोते रोते सहम जाती हैं। जब हमें लिकार के ले गए तो लिकर के हम वहाँ पहुँचे खम्मा तक सोई जटाई हम गाड़ी में आग लगा दी, मेरी गाड़ी जल गई, मेरा घर जल गया, नहीं मुझे पता क्या हुआ। गाँव की जमीन जायदाद बेच के मैंने की बड़ैया बनाई, हम बेचो चुना दो, कहाँ जाऊँ मैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी रुला देने वाली है। ये आंसू और ये दर्द आपकी आंखों को भी नम करने वाला है। ये परिवार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में रहता है। वही शिव विहार इलाका जहां जमकर हिंसा का तांडव मचा। दंगाइयों की भीड़ जब सड़क पर मौत का खेल खेल रही थी तो इनका घर भी उनके निशाने पर आ गया। सब ले गए लूट के, कुछ सग में आग लगाई, कुछ नहीं छोड़ा। जानलेवा हमला करा जी, और किसी तरह से जब हमारी मतलब जीवन जरूरिया ऊपर वाले हैं तो हम बचे नहीं, मैं कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर खड़े है कि घर गाड़ी लेकर में लड़के तो यहीं दफनाएंगे। दंगाई घर पर धावा बोल चुके थे। घर पर पेट्रोल बम और पत्थर बरसाए जा रहे थे। घर के अंदर ये बुजुर्ग दंपत्ति अकेले थे। दंगाई बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। मेरे से बच्चे यहाँ से गेट तोड़ रहे हैं और इधर से शटर बजा रहे हैं, ऊपर तो पत्थर बसा रहे हैं, शीशा हमारे यहाँ लग रहे हैं, शीशा हमारे यहाँ लग रहे हैं। हमें नवे के बच्चे या जीना में दबक गए हमें दोनों का बेटा ऊपर, तो यहाँ टाले गया तुझे जिंदा जलाएंगे। दोनों पति पत्नी जान बचाने के लिए घर के एक कोने में छिप गए और मदद के लिए पास के एक पड़ोसी को फोन किया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि वक्त पर कुछ लोग इनकी मदद के लिए आ गए और तब जाकर इनकी जान बच सकी। लेकिन हिंसा की आग ने इनके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस वक्त भी परिवार में एक शोक है। अभी भी लोग दुखी हैं क्योंकि उनकी जो जन्म पूंजी थी वो जल गई। दंगों ने इस दंपत्ति को ऐसा दर्द दिया है जिसे भूल पाना आसान नहीं है। लेकिन ख्याल ये कि आखिर किसी की दुनिया जलाकर क्या हासिल होता है, किस मजहब में, इस सवाल का जवाब लिखा है। शिव विहार से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दंगे किसी के सगे नहीं होते हैं। दंगों का दर्द वही जानते हैं जिन्होंने इस आग में अपने घर को अपनी आंखों के सामने जलते देखा है, अपनी जिंदगियों को उजड़ते देखा है, अपनों को आंखों के सामने ही मरते देखा है। दिल्ली के दंगों की आग से झुलसी हुई अगली चश्मदीद गवाही यमुना विहार इलाके के उस परिवार की जुबानी जिसके सदस्यों को आज भी यकीन नहीं होता कि वो उस रात कैसे दंगाइयों के चंगुल से बचकर जिंदा निकल पाए। उस समय काफी मात्रा में शोर मच रहा था और आपके धुआं हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं रहा था। पीछे गली से आवाज आ रही थी, बच्चों को यहाँ से हट जाओ, बच्चों को यहाँ से आप नीचे करो, हम कैच करेंगे। मेरे भतीजे को पकड़ा दोनों हाथों से, बड़ी सीने में पत्थर बांधकर बड़ी मुश्किल से बड़े वाले को नीचे। ये बहुत रो रहा था तो फिर मैंने इसे गले लगा के चुप कराया था जब तक मम्मी पापा और दादी नहीं आए थे। छोटी सी उम्र में इन मासूमों ने मौत का जो मंजर अपनी आंखों से देखा, उसने 8 और 5 साल की उम्र के बच्चों को बचपन में ही बड़ा बना दिया। इन बच्चों का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इनकी आप बीती सुना जरूर सकते हैं। हाँ, बहुत डर लग रहा था उस टाइम। ये बहुत रो रहा था और फिर जैसे ये नीचे फेंका था तो फिर मैंने इसे पकड़ा था और ये बहुत रो रहा था तो फिर मैंने इसे गले लगा के चुप कराया। बच्चों की बातें सुनते हैं तो आंसू पलकों का दायरा तोड़कर आंखों से बाहर निकल आते हैं। मन सोच में पड़ जाता है कि कहां से इस बच्चे में इतना हौसला आया है। क्या बीती होगी इन बच्चों पर जब इन्होंने मौत को इतने करीब से देखा होगा। कहां से 8 साल के बड़े भाई में इतनी समझ आई होगी कि उसने रोते हुए अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर समझाया होगा।
इन बच्चों पर जो बीती है उसकी कल्पना करेंगे तो कांप उठेंगे। दिल्ली के यमुना विहार के इस घर के दरवाजे पर उपद्रवियों की भीड़ जमा थी। घर पर पेट्रोल बम से हमले हो रहे थे। परिवार समेत इन बच्चों की जान पर मौत मंडरा रही थी। ऐसे में घर से बाहर निकालने की सिर्फ एक ही जगह बची थी, जो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची थी। घर के नीचे इस गली में पड़ोसी मदद के लिए आगे आ चुके थे और बच्चों को नीचे फेंकने की आवाजें लगा रहे थे। इस परिवार को बचाने में इस तंदूर ने मददगार की भूमिका निभाई। मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर बच्चों को नीचे लटकाया और तंदूर पर खड़े होकर नीचे खड़े लोगों ने उन्हें लपक लिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा की जिस आग में जली, उसकी लपटों ने इस घर को भी अपनी चपेट में लिया था। परिवार के लोग उस रात की कहानी बताते हैं तो सुनने वाले सिहर जाते हैं। इस वक्त हम लोग जमुना विहार लेन में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर सोमवार के दिन में अचानक से उपद्रवी पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उनके हाथ में पेट्रोल बम थे, कई सारे उनके पास डंडे थे। लाइन से जो गाड़ी खड़ी थी सारी यहां से हटा दिया गया। इन सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने घर पर पेट्रोल बम और हथियारों से हमला किया। घर के अंदर पेट्रोल बम फेंके, जिससे नीचे के हिस्से में काफी नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई तो हो भी जाएगी, लेकिन बच्चों की मां के इन सवालों का जवाब कौन देगा? कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? नुकसान तो काफी मात्रा में हो गया। पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई। नहीं कर सकते नुकसान तो। और जो हमारे बच्चों का मेंटल हैरेसमेंट है उसकी कोई कैलकुलेशन हो तो कोई बताए। दहशत का वो मंजर बीत चुका है, लेकिन ये परिवार अब भी खौफजदा है। देर सवेर घर के बड़े लोग तो इस दर्द को भूल जाएंगे, लेकिन बचपन में इन बच्चों के दिलो दिमाग में जो डर बैठा है उसे दूर होने में लंबा वक्त लगेगा। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली हिंसा की जिस आग में झुलसी वो आग अब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन इस हिंसा ने जो जख्म दिया उसका दर्द अभी बाकी है। हिंसा थमने के बाद ऐसी दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। एक और परिवार है जिसको दंगों ने जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। शिव विहार इलाके में रहने वाले इस परिवार ने दंगों की आग में अपने 26 साल के बेटे को खो दिया है। इस पिता के दर्द को 2 सेकंड के लिए महसूस करेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। 26 साल का जवान बेटा जब गोद में मौत की नींद सो जाए तो सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। इस पिता ने अपने जवान बेटे के शव को अपने हाथों से कंधा दिया है। दंगाइयों की भीड़ ने इस पिता से इंजीनियर बेटे को छीन लिया है। विपक्षियों की बेचैनी हो गई कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लोग मरे नहीं हैं, क्योंकि जब तक लोग मरते नहीं हैं तो राजनीति नहीं कर पाते हैं। उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरे बेटे राहुल सोलंकी की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली का शिव विहार इलाका जब दंगों की आग में जला तो लपटों की जद में ये घर भी आ गया। दंगों वाले दिन इस पिता का बेटा राहुल सोलंकी अपने घर से दूध लेने के लिए बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद जिंदा घर वापस नहीं लौटा, बल्कि लौटी तो उसकी लाश। पिता के मुताबिक दंगाइयों की भीड़ ने राहुल सोलंकी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली राहुल की गर्दन में लगी और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गया। राहुल ने इंजीनियर की पढ़ाई की थी। जब राहुल के पिता से बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राजनीति को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहले तो दोषी ठहराना चाहूंगा, कपिल मिश्रा तो है ही हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है और विपक्षी पार्टियां भी है और नाकाम शासन सत्ता भी है। उसके साथ साथ मास्टरमाइंड रहे ये लोग, राजधानी वाला ताहिर हुसैन। दंगों की आग थम जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इस परिवार को मदद की पेशकश नहीं हुई है। पिता की मांग है कि अगर सरकार मदद करती है तो उनके छोटे बेटे को अच्छी नौकरी दे। निखिल लखवानी, दिल्ली आज तक।
खबरदार में इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का दिल्ली को शांति संदेश। आप देखते रहिए आज तक।